हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त शिव कुमार और आज मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने लेकर के चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। तो आइए दोस्तों, सूर्य ग्रहण क्या होता है। सोलर एक्लिप्स। देखो, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य, पृथ्वी और जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाए। सूर्य ग्रहण में होता क्या है, अच्छा हमें ये लगता है कि सूर्य कटा कटा सा दिख रहा है कुछ। तो हमारे बीच में ये होता है चंद्रमा, जिससे हम सूर्य को क्लियर नहीं देख पाते। अर्थात चंद्रमा सूर्य के उतने भाग को ढक लेता है, जैसे ये इतना भाग ढक लिया, तो वो उतना ही भाग हमें दिख नहीं पाता। उसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तभी होता है, तब ये सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है। और उस समय ये सूर्य चंद्रमा हमें दिखता नहीं है बीच में कि ये है, ये छिपा रहता है, यानी कि ये अमावस्या का होता है। ठीक है। कब होता है? अमावस्या को। तो इस चीज पे आप ध्यान रखना। और इसी स्थिति को क्या कहते हैं? युति। युति कहते हैं सूर्य ग्रहण, अर्थात अमावस्या वाली स्थिति को। ये जो बन रही है जब चंद्रमा बीच में है, यही क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण को क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण में थोड़ा उल्टा है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में आ जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो ये है। चलिए, जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच होता है तब सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को होता है। तो ये बात, ये क्वेश्चन बन के आता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को होता है। चंद्रमा की 5 डिग्री कक्षीय झुकाव के कारण प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। 5 डिग्री झुकाव है तो कभी कभी ये ऊपर या नीचे रह जाता है, बिल्कुल इसके सामने नहीं आ पाता, जिससे हर अमावस्या को नहीं होता। पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य का केवल चारों ओर का भाग दिखाई देता है। आपने भी देखा होगा, गोल गोल छल्ला सा। के समय सूर्य का क्रीट भाग, यानी कि जिसको हम कोरोना बोलते हैं, केवल वही दिखाई देता है। इसे ही डायमंड रिंग की घटना कहा जाता है ये, या हीरक वलय भी कह सकते हो, या डायमंड रिंग। ठीक है। ये सूर्य ग्रहण के दिन ही होती है और हमें सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय जो इसका विकिरण है वो पराबैंगनी किरणों का विकिरण होता है, जो हमारी आंखों की, उससे हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है, हमारी आंखों के लिए बहुत घातक हो सकता है। ठीक है। तो युति क्या है? युति, एक युति होता है, एक वियुति होता है। ठीक है। तो युति में क्या है? यहाँ पे ये जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा है, तो वहाँ पे क्या है होता है? सूर्य चंद्र ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। ठीक है। अभी आगे क्लियर कर लेते हैं। ये आया है चंद्र ग्रहण। ठीक है। चंद्र ग्रहण, इसी को बोलते हैं वियुति की स्थिति। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो वही जो पीछे बताया था, ये पृथ्वी है, इधर चंद्रमा और इधर सूर्य। ये सूर्य है, सन, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब होता क्या है, ये सूर्य की लाइट होके जाती है चंद्रमा पे, तभी तो हमें चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा पे खुद का प्रकाश नहीं है। पूरे सौरमंडल में किसी के पास भी खुद का प्रकाश नहीं है। जो सब प्रकाश है वो
वो केवल सूर्य से ही हमारा सौरमंडल प्रकाशित होता है। ठीक है, अब होता क्या है, जब सूर्य की छाया, सूर्य के प्रकाश की छाया इस पर पड़ती है, पहले तो पृथ्वी पर ही पड़ेगी प्रकाश, लाइट, तो इसकी छाया इधर को निकलती है और वो छाया चंद्रमा के भाग पर पड़ती है, उतना ही चंद्रमा का भाग हमें दिखाई नहीं देता, जिससे हमें ऐसा लगता है कि चंद्र ग्रहण हो रहा है। और याद रखेंगे ये घटना तब होती है जब ये पूरा दिखाई दे रहा हो, चंद्रमा अर्थात पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा हो जाता है ना, पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की संपूर्ण रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो ऐसी स्थिति को सिजगी कहते हैं। सिजगी क्या कहते हैं? सिजगी, ये भी याद रखेंगे। यह स्थिति केवल पूर्णिमा को बनती है। ठीक है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता? वही क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षापथ में 5 डिग्री का अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। ठीक है, एक वर्ष में अधिकतम 3 बार चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण आंशिक या पूर्ण हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत भी चंद्र ग्रहण हो सकता है और ज़्यादा भी। अब बढ़ते हैं, ये कुछ घटनाएं हैं। सुपरमून क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक या निकट होता है, इसे ही सुपरमैन या पेरिजी फुल मून कहा जाता है। नज़दीक आने के कारण हमें चंद्रमा पहले से 14% अधिक बड़ा दिखता है। भाई नज़दीक आएगा तो बड़ा दिखेगा, 14% अधिक बड़ा दिखता है। इससे वह 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ये सुपरमून है। देखो समझो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। अब ये जो चक्र है, ये ऐसा तो है नहीं है कि भाई सारा रास्ता बराबर है, बिल्कुल यहाँ से बराबर दूरी है। देखो यहाँ जैसे ये पास में दूरी है और यहाँ कहीं दूर दूरी है, तो दूरी पे थोड़ा छोटा दिखाई देगा और पास की दूरी पे बड़ा दिखाई देगा। तो ये है सुपरमून। तो वैसे ये कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बस सुपरमून में याद रखना क्या है, सबसे चमकीला दिखाई देता है। नाम भी सुपरमून इसीलिए है इसका। और पृथ्वी के इस दिन सबसे नज़दीक होता है। ये ब्लू मून क्या है? जब किसी कैलेंडर माह में 2 बार पूर्णिमा हो, किसी माह में 2 बार पूर्णिमा हो जाती है, तो दूसरी वाली पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। इस वर्ष की घटना 2.5 वर्ष के बाद ही होती है। ब्लड मून, 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ही ब्लड मून कहा जाता है। इसे टेट्रोड भी कहा जाता है, मतलब 4 पूर्ण ग्रहण हो गए, 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण हो गए, तो उसको घटना को ब्लड मून। ब्लू मून ईयर, किसी वर्ष में लगातार तो ब्लू मून आ जाए, तो किसी वर्ष में लगातार ब्लू मून आ जाए तो इसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। मतलब इस साल भी आ गया और अगले साल भी आ गया, ये है। अब पढ़ेंगे हम ज्वार भाटा क्या है। ठीक है, तो ज्वार वैसे तो तुम जानते होगे, ज्वार तो वो होता है जब समुद्र का जल ऊपर उठता है, ठीक है, और भाटा वो होता है जब समुद्र का जल नीचे को गिरता है। अब ये ऊपर और नीचे गिरता क्यों है? भाई मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, तो समुद्र का पानी ऊपर को उठता है और वापस वो फिर नीचे को गिरता है, तो उसका कारण है क्या? क्या कारण है? सूर्य का आकर्षण बल। जो सूर्य है उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पड़ती है, ऐसे ही चंद्रमा की पड़ती है। पृथ्वी के खुद का गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल से वो पृथ्वी नीचे को खींचती है जल, तो वो वापस जल गिर जाता है नीचे को। और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल से मतलब होता है बाहर की ओर को बल लगता है, ये बहुत जगह लगता है। जैसे मान लीजिए आप, इसको मैं बता देता हूँ, आप ये मान लीजिए आप कोई भी चीज़ गोल गोल घुमा रहे हैं तो बाहर को निकलने को भागेगी, है ना। आप देखो एक बाल्टी में पानी भर लो,
उस पानी को तुम हाथ से गोल गोल घुमाओ तो वो पानी थोड़ा ऊंचा होता सा चला जाता है और बीच में से कम होता चला जाता है, तो वो बाहर की ओर को भाग रहा है ना, बाहर की भागता हुआ वो ऊंचा होता हुआ चला जाता है। ठीक है, मतलब जब कोई भी गोल वस्तु घूम रही है तो वो अपने कोणीय संवेग के कारण बाहर की ओर को भागती है। ये होता है अपकेंद्रीय बल। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में जब कपड़े सुखाते हैं हम, यहाँ पे हमने कपड़े भर दिए, अब वो गोल गोल घूमती है अंदर, तो उसका पानी बाहर की ओर को भाग जाता है, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्रीम, दूध की मशीन से जो निकालने की क्रीम होती है, दूध से निकालने की जो क्रीम मशीन होती है, उसमें भी क्रीम ऐसी निकलती है। ठीक है, वो भी अपकेंद्रीय बल पे ही काम करती है वॉशिंग मशीन। आपने देखा होगा जहाँ पे मोड़ होते हैं सड़क, तो वहाँ पर भी सड़क को ऊंचा बनाया जाता है जहाँ मोड़ होता है, ये बाहर की ओर से ऊंचा, ताकि जब वो मुड़ेगा यहाँ पे तो उसका बल किधर लगेगा, बाहर की ओर को, वो बाहर की ओर को ना जाए, तो उसका झुकाव, उसका जो संतुलन है शरीर का, एक गुरुत्वीय केंद्र बना रहे। तो यहाँ से सड़क ऊंची बनाई जाती है और फिर गाड़ी आराम से मुड़ जाती है। ये महसूस भी किया होगा कि मोड़ पर अगर इस तरीके का है तो मोड़ने में परेशानी होती है गाड़ी, ऐसा लगता है जैसे सीधी न चली जाए। तो ये चीज़ है अपकेंद्रीय बल। अब जब हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसको पृथ्वी से रिलेट करिए, जब हमारी पृथ्वी घूम रही है तो इस पे जो पानी है और ये घूम रही है, तो इसका पानी भी बाहर निकलने के लिए जोर लगाता है, जिससे समुद्रों का पानी ऊपर उठता है, जिसे हम ज्वार कहते हैं। लेकिन पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो वापस इस जल को वापस अपने पास खींच लेती है, इसी को कहते हैं भाटा। ठीक है, तो समुद्री जल में दिन में 2 बार निश्चित समय अंतराल पर जल ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता है। यह प्रक्रिया ज्वार भाटा कहलाती है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रैग्रामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वेवेल ने किया था। ये इसको याद रखना, आने के कारण आप समझ ही गए हैं क्या है। ठीक है, फिर क्या है, जलवायु संबंधी प्रभावों, वायु एवं वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी कहा जाता है। महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते। देखो ये क्या दिया है इन्होंने, वायु एवं वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन। अब इसको मैं बताता हूँ आपको। देखो ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बीचों बीच से रेखा गुजर रही है, एक अक्षांश रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश की रेखा कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, या विषुवतीय रेखा कह दो। होता क्या है, क्योंकि हमारी पृथ्वी ये बीच में से उभरी हुई है और ध्रुवों पे से चपटी है, तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ये सामने हिस्सा होता है पृथ्वी का, ये बीच वाला एरिया होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान प्राप्त होता है पृथ्वी को, सूर्य की गर्मी प्राप्त होती है भूमध्य रेखा के आसपास। 5 डिग्री नॉर्थ, कहीं कहीं 10 भी, और 5 डिग्री साउथ सबसे ज़्यादा गर्मी, यहाँ के लोग भी काले पाए जाते हैं। तो जब यहाँ पर गर्मी प्राप्त होती है तो यहाँ वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, वाष्पीकरण होता है जल यहाँ का, वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है, और जब ये वायु गर्म होकर के ऊपर उठती है तो यहाँ का स्थान खाली हो जाता है भूमध्य रेखा के आसपास का, जिसको बोलते हैं हम डोलड्रम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, डोलड्रम क्या होता है। तो डोलड्रम भूमध्य रेखा के आसपास का वह क्षेत्र जो खाली हो जाता है, वायु गर्म होकर के ऊपर को उठ जाती है। ठीक है, तो ये स्थान खाली हो गया, और जब ये स्थान वायु से खाली हो गया तो यहाँ ये निम्न वायुदाब बनता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। निम्न वायुदाब से मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी पर हमेशा जो वायु है हमारी पृथ्वी पर, या वायुमंडल है, उसका दबाव रहता है हमारी पृथ्वी पर, चारों ओर वायुमंडल है, तो इसका दबाव पृथ्वी की सतह पर लगता है, जिसको हम वायुदाब बोलते हैं। अब जब यहाँ से वायु ऊपर उठ के चली गई है, उड़ गई है, तो यहाँ पे क्या होता है, वायुदाब निम्न होता है, और हमेशा वायुदाब निम्न होता है। इसीलिए इस स्थान को भरने के लिए हवा आती, क्योंकि हवा गतिशील होती है, एक जगह रुक करके नहीं रह सकती, इधर से भी आती हैं। तो ये हवाएं अपने बाईं ओर को, यानी कि घड़ी की अनुकूल दिशा में मुड़ जाती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं घड़ी की अनुकूल दिशा में। और जो ये भूमध्य रेखा है, और जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं आती हैं, वो अपने
वो अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ये अपने दाईं ओर और ये अपने बाईं ओर नीचे को। ठीक है, ये घड़ी की अनुकूल दिशा है और ये घड़ी की उल्टी यानी कि प्रतिकूल दिशा है, और इसी को बोलते हैं कोरोलियस बल। कोरोलियस बल क्या होता है? यही होता है। जल की धाराएं भी ऐसे ही मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। कोरियोलिस बल क्या है? इसे ही फेरल का नियम भी कहते हैं, फेरल का नियम। ये वैसे आगे मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। निम्न वायुदाब की पेटियां, उच्च वायुदाब की पेटियां, और जहां से ये हवा आ रही है ये उच्च वायुदाब की पेटियां हैं, जहां से हवा कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास के क्षेत्र से। ठीक है, तो जब ये वायुमंडलीय दबाव में अंतर पैदा होता है तो इसका एक कारक है, हवा का भी एक कारक है। इसको भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, हवा कैसे चलती है। यहाँ पे मान लीजिए निम्न वायुदाब है, लो, और यहाँ पे हाई ज्यादा है, वायुदाब है, उच्च वायुदाब है, तो उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर को चला करती हैं। ये एक फैक्ट समझ लीजिए इसको, या एक कॉन्सेप्ट है ये। उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की ओर को चला करती हैं। ठीक है, ऐसे ही चलती हैं हवा। फिर इधर कम वायुदाब हो जाएगा तो इधर से चलने लगेंगी, इधर बढ़ जाएगा, तो ऐसे ही हवा गतिशील रहती है। तो ये वायु एवं वायुमंडलीय दबाव में अंतर आता रहता है, और जब ये अंतर आता रहता है तो यही जल की गति को जन्म देता है, क्योंकि जल भी गर्म और ठंडा होता रहता है। भाई यहाँ का जो जल है भूमध्य रेखा के आसपास का, मैं फिर से एक बना देता हूँ छोटा सा। यहाँ पे जल जल्दी गर्म होगा आसपास का, और जब ये जल जल्दी गर्म होगा तो इसका वाष्पीकरण होगा, ये जल ऊपर को उड़ जाएगा, तो इसके पास को आएगा ठंडा जल ध्रुवों की ओर से। ठीक है, तो ये जल की गति को, जल में भी याद रख लेना, ठंडा जल गर्म जल की ओर को चलता है, गर्म जल की ओर को चलता है। ये सारे कॉन्सेप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझा रहा हूं, आगे ये तुमको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ठंडा जल जो है गर्म जल की ओर को चलता है, क्योंकि गर्म जल उड़ करके ऊपर जा रहा है, वहां स्थान खाली हो रहा। ऐसे ही जल धाराओं का जन्म होता है, जैसे प्रशांत महासागर की जल धाराएं, कुछ जल धाराएं ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब में अंतर कैसे होता है। ठीक है, तो जल की गति को महोर्मी कहा जाता है। महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते हैं, वो तो एक अलग घटना है। ज्वार भाटा क्या होता है भाई? एक तो समुद्र का जल आराम से चल रहा है, समुद्र का जल आराम से चल रहा है, वो तो गति होगी जल की, महोर्मी होगी वो। लेकिन जब जल तेजी से ऊपर को उठ रहा है और गिर रहा है, वो होता है ज्वार भाटा। समुद्री जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। दो ज्वार भाटा के बीच का अंतराल 12 घंटे 26 मिनट होता है। प्रत्येक स्थान पर ज्वार 12 घंटे के बाद उत्पन्न होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसका कारण पृथ्वी और चंद्रमा की गतियां हैं, क्योंकि इनमें डिसबैलेंस होता रहता है, अंतर है। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्व आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। देखो, इसको चित्रों के माध्यम से समझाया हुआ मैंने, आप लिख लेना। ये चंद्रमा है यहाँ पे, ये सूर्य है, दोनों की शक्ति एक साथ पड़ रही है। इधर ज्वारीय उभार, ये पृथ्वी का जल ज्वार आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये पृथ्वी का यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल है जो इसको वापस खींच लेगा। फिर एक ये देखिए, अब चंद्रमा है यहाँ पे, सूर्य भी यहाँ पे है, उनकी भी वो पड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपकेंद्रीय बल के कारण जल बाहर जा रहा है, इस तरफ ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहे हैं पृथ्वी पर। ठीक है, अपकेंद्रीय बल बताया था, जब पृथ्वी घूमती है तो बाहर की ओर को शक्ति लगाती है। अब यहाँ पर तीसरा, ये चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, चंद्रमा और सूर्य की, प्लस पृथ्वी के अपकेंद्रीय, दोनों ही सिरों पर एक साथ ज्वार भाटे उत्पन्न हो रहे हैं। तो ज्वार भाटा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ आगे चीज है, जहां महाद्वीपीय मग्न तट, देखो भैया ये महाद्वीपीय मग्न तट क्या है, इसको अगर मैं आपसे भी ये बताऊं
कि ये देखिए आप, ये मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे है पानी भरा हुआ, ये पानी भरा हुआ है। तो एक शब्द होता है उच्चावच। उच्चावच क्या है? हमारा जो धरातल है वो सब जगह से प्लेन तो है नहीं कि भाई हाँ ये सब जगह से प्लेन है। हमारे धरातल पे कहीं पहाड़ हैं, कहीं घाटियां हैं गहरी, कहीं मैदान हैं और कहीं पठार हैं, ऐसा ही तो है। तो ये सब मिला के उच्चावच कहलाते हैं। ये जो ऊंचा नीचा है, उच्चावच का मतलब क्या है? ये जो ऊंचा नीचा है, कहीं पर्वत हैं, कहीं खड्डे हैं, कहीं समतल मैदान है, कहीं पठारी भाग है, कहीं पहाड़ियां हैं, इसी चीज को हम उच्चावच कहते हैं। और यही चीज समुद्रों के नीचे भी पाई जाती है। समुद्र हमें ऊपर से तो प्लेन लगता है, ठीक है, ऊपर से तो क्या लगता है? प्लेन्स, क्योंकि पानी का लेवल एक ही होता है। इसलिए तो पानी के लेवल से जब चिनाई करते हैं, लेवल पानी से ही मापते हैं, क्योंकि वो सेम दिखाएगा लेवल। तो अब ये लेकिन ऊपर से ही तो होता है, लेकिन नीचे से इस तरीके का होता है। अब यहां जब शुरू में होता है, ये मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है। तो ये शुरू में होता है मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, जो ये आया था शब्द एक इसमें, ये शुरू में महाद्वीपीय मग्न तट। तो अर्थात ये तो यहां से आगे तो जमीन है, जहां पे आदमी रह रहा है, तो जमीन वाला भाग तो महाद्वीप कहलाता है, पानी वाला भाग महासागर कहलाता है। लेकिन महाद्वीप का वो भाग जो पानी के नीचे है स्टार्टिंग का, धीरे धीरे, वो होता है महाद्वीपीय मग्न तट। फिर उसके बाद में एक होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, जब वो ढाल अंदर को जाता है, गहरा होता जाता है। जैसे ये महाद्वीपीय ढाल होता है, तीव्र ढाल होता है। जैसे ये खड्डा सा आ गया, आप देखो यहाँ पे, ये गर्त कहलाता है, महाद्वीपीय महासागरीय गर्त। सबसे बड़ा गर्त जो अपना माउंट एवरेस्ट है ना, हिमालय, उससे भी ऊंचा है, जो समुद्र के अंदर गड्ढा है, गर्त है प्रशांत महासागर में। उसका नाम है मेरियाना ट्रेंच बोल दो या मेरियाना गर्त बोल दो, ठीक है। इतना गहरा है वो मेरियाना जो गर्त है, 11,033 मीटर गहरा है, 11,033 मीटर। मतलब जो माउंट एवरेस्ट है ना, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो भी 8,848.48 मीटर है गहरा। लेकिन ये उससे भी गहरा है, फिर भी 3 किलोमीटर पानी और ऊपर खड़ा रह जाएगा, 3 किलोमीटर पानी और ऊपर, समझ गए। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बता दिया, लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको सारी चीज़ें आगे मिलने वाली हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं, विस्तृत बड़े होते हैं, वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं, वहाँ पे पानी अधिक ऊंचाई से आता है। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं, मध्य महासागरीय द्वीपों से, है ना, मध्य महासागरीय जो महासागर है बीच में, मध्य मतलब इधर भी महाद्वीप और बीच में जो है, तो ये मध्य महासागर कहलाएगा। और यहाँ पर जो द्वीप हैं आसपास, जब ये उनसे टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वारनद व खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं के तीव्रता को प्रभावित करते हैं। खाड़ी क्या होती है? जैसे है बंगाल की खाड़ी। एक होता है, चलो इसको भी समझ लीजिए, एक होता है खाड़ी और एक होता है प्रायद्वीप। एक खाड़ी, एक होता है प्रायद्वीप। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हें साथ के साथ मिल रहे हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? जैसे भारत का, जैसे ये भारत है, देखिए ये मैंने भारत का नक्शा बना रहा हूं मैं।
ये मैंने भारत का नक्शा बनाया, सही है। अब यहाँ इस तरफ पानी है, नीचे भी पानी है और इधर भी पानी है। इधर ये तो बंगाल की खाड़ी है, क्यों भाई, ये अरब सागर है। पूर्व में, हमारे पूर्व में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, और उत्तर में क्या है, यहाँ पे हिमालय पर्वत। खैर उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। अब यहाँ तीन और पानी है, तो याद रखना जब भी पृथ्वी का कोई भी ऐसा स्थल है जिसके तीन और पानी हो, वो कहलाता है प्रायद्वीप। ये भाग है पृथ्वी का, जल में धंसा हुआ भाग एक तरीके से, और उसके तीन और पानी है, ठीक है। चीन में जाओगे आप तो जो कोरिया प्रायद्वीप है, कोरिया ये चीन है, उसके नीचे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, लेकिन तीनों और पानी है, तो ये कोरिया प्रायद्वीप कहलाता है। मिस्र में सनाया प्रायद्वीप है। तो इस तरीके से याद ये रखना है, जमीन के जब तीन और पानी होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और जब जमीन के चारों ओर पानी होता है उसे द्वीप कहते हैं। जब ये बहुत बड़ा स्थलखंड होता है तब इसे महाद्वीप कहते हैं, जो कि पृथ्वी पर 7 है। खाड़ी क्या है, खाड़ी को समझो आप। अब यहीं पे देखो, यहीं पे समझो, यहाँ तो तीन और पानी है, अब यहाँ पे पानी जा रहा है, और इधर ये यहाँ तक तो म्यांमार आ गया, फिर थाईलैंड है, नीचे मलेशिया है, ये देश है, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया। अब यहाँ क्या पता चल रहा है तुम, इधर जमीन, इधर जमीन, इधर जमीन, और बीच में क्या है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ देखो, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये जो पानी है, जो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, ये तीन और जमीन से घिरा है, इधर जमीन से घिरा, ऊपर जमीन से घिरा, और इधर जमीन से घिरा। तो जब पानी का वह भाग जिसके तीन और जमीन हो उसे खाड़ी कहते हैं, और जमीन का वह भाग जिसके तीन और पानी हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आगे बात समझ में नहीं भाई? यहाँ देखो तीन और पानी, जब जमीन के तीन और पानी हो तो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। और जब पानी के तीन और जमीन हो, डिफरेंस समझ लेना, पानी के तीन और, इधर जमीन, इधर जमीन, इधर जमीन, वो कहलाता खाड़ी। इसीलिए इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। जहां भी आपसे खाड़ी या प्रायद्वीप टॉपिक मिले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक शब्द आया था यहाँ पे, हाँ, ये ज्वार नद व खाड़ियों की आकृतियां भी ज्वार भाटाओं के तीव्रता को प्रभावित करते। खाड़ी अगर संक्रिय होती जाएगी ना तो उसमें ज्वार भाटा ज्यादा आते हैं, तीव्र आते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार द्वीपों के बीच से या खाड़ियों या ज्वार नदमुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। एक है ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख क्या है, कहीं पर नदी गिर रही है, नदी गिर रही है और वहीं पर ज्वार आ रहा है, उसको ज्वार नदमुख कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। तो दीर्घ ज्वार और वृहत ज्वार, दीर्घ ज्वार ये कह लो या इसे वृहत ज्वार कह लो, बात एक ही है, मतलब जो बड़े ज्वार हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो क्वेश्चन आता है सीधा सा, दीर्घ ज्वार और वृहत ज्वार कब आते हैं? तो आपको ये बताना कि पूर्णिमा और अमावस्या के आते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ये वाला एक माह में 2 बार ही दीर्घ ज्वार आते हैं भाई, एक बार तो अमावस्या को बनेगी और एक बार पूर्णिमा को, तो इसलिए 2 ही बार आएंगे, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये एक बार तो इस तरीके से चंद्रमा और सूर्य की सम्मिलित शक्ति पृथ्वी पे, और एक बार इन दोनों की शक्ति, तब दोनों पर दोनों तरफ पृथ्वी के जो है ज्वार भाटा आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक पूर्णिमा तथा एक अमावस्या को दीर्घ ज्वार सामान्य ज्वार से 20% अधिक ऊंचे होते हैं, ज्यादा ऊंचे होते हैं, जो इसीलिए तो इनको दीर्घ ज्वार कहते हैं। अब लघु ज्वार क्या है? कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष। देखो कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष क्या होता है? कृष्ण पक्ष तो होता है जिसमें चंद्रमा घटता जाता है, शुक्ल पक्ष होता है जिसमें चंद्रमा बढ़ता जाता है।
तो ये आपको दिख रहा होगा ये वाला, जब समकोण की स्थिति बनती है, देखो एक समकोण की स्थिति तो यही बन रही है जब चंद्रमा इधर है, पृथ्वी यहाँ है और यहाँ है, और एक समकोण की स्थिति तब बन रही है जब पृथ्वी यहाँ है और चंद्रमा इस तरफ आ गया घूम के, तो तब लघु ज्वार आते हैं। समकोण जब भी कोई कोण बनता है ऐसे, वो समकोण कहलाता है। तो ये ऐसी तो बना, ये ऐसी तो बना, ऐसे बनो, ऐसे बनो, ऐसे बनो, ऐसे बनो, ये सब समकोण होते हैं जहाँ भी कोना मिल रहा है। ये देखो हाथ से बन गया समकोण, ये इधर से आई, फिर ये ऐसे मुड़ गया, ये भी समकोण बन गया। कमरों में जो कोना होता है वो भी समकोण बनेगा, एक दीवार ऐसे आ रही है और एक ये, हर कोना, जैसे ये कमरा है या आयत मान लो तो 190 डिग्री है, 190 डिग्री है, 190 डिग्री है, 190 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो पढ़ें इसको। कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को, सप्तमी या अष्टमी को लघु ज्वार की उत्पत्ति होती है, क्योंकि इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। सामान्यतः बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। लघु ज्वार सामान्य ज्वार से 20% कम होते हैं और बृहत ज्वार सामान्य ज्वार से 20% अधिक। बस अब आगे खत्म ही होने वाला है। हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता भी है, याद कर लो। ठीक है, क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार भाटा कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी कहाँ है? नोवा स्कोशिया, और ये कहाँ है? कनाडा। इस ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है। अमेरिका के ये पूर्वी तट पे है, जो अमेरिका है, मान लीजिए ये अमेरिका है। इस अमेरिका में 3 देश हैं, याद रखना। एक तो ये नीचे मैक्सिको है, ये जो यूएसए है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये कनाडा। बोलते सारे को अमेरिका महाद्वीप ही हैं। तो इसके यहाँ पर है, यहाँ पर ये इस तरफ पूर्वी तट, तो ये इधर ही होगा ना, इधर पूर्व दिशा होती है। तो यहाँ पर आता है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वार। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। कहाँ आते हैं 4 बार ज्वार? क्वेश्चन आएगा। साउथहैम्पटन, इंग्लैंड में। और भारत के पश्चिमी तट पर अधिक ज्वार आते हैं। और देखो, फिर से मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के लिए, सही है। ये देखो, यहाँ पर एक जो यहाँ पे स्थिति बनती है उसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, याद रखना। ये भी ऐसी आता, खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो गुजरात का निचला एरिया और महाराष्ट्र का जो एरिया मिल रहा है ये, और ये वाला जो है यहाँ पे ये है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ठीक, इस कच्छ की खाड़ी में यहाँ एक ओखा तट है, ओखा तट, ये लिख लेना, ओखा तट वाला, कि कच्छ की खाड़ी में स्थित ओखा तट पर भारत के सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। ये लाइन लिख लेना, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान देंगे, कहाँ है ये ओखा तट? गुजरात में है, वहाँ पर। चलिए, तो इसका और क्या है अब? इस ज्वार भाटा का महत्व क्या होता है? ज्वार भाटा का महत्व ये होता है, कोई भी तट है, ये तट है, यहाँ फंसा हुआ है जहाज, ज्वार आया, जहाज को किनारे तक पहुंचा देगा। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। नौ संचालन में ज्वार इस तरफ को आ रहा है, इस तरफ को आ रहा है ज्वार, तो ये जो नावों की स्पीड है ये बढ़ जाएगी और यहाँ तक पहुँच जाएंगे वो आराम से। ऐसे ही ना बाहर निकालने में भी, जब वो लौटेगा तो बाहर निकालने में आसानी रहती है। ज्वार से जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ज्वार नदमुख से प्रदूषित जल कचरा बाहर निकलने में मदद होती है। मैंने बताया नदमुख क्या होता है, कोई नदी आ रही है और यहाँ ज्वार उत्पन्न हो रहा है इसके मुंह पे ही, जो जहाँ ये समुद्र में गिर रही है। तो जब यहाँ ज्वार आते हैं तो यहाँ पे जो अवसाद फंसा होता है पृथ्वी की अंतिम अवस्था में, जब वो ज्वार आता है तो उसको ये निकाल लेता, अपने साथ बहा कर ले जाता वापस समुद्र में कचरा। इससे सफाई हो जाती है एक तरीके से। मछलियों के उत्पादन में सहयोग, इसके द्वारा भारी पोत तट तक आ जाते हैं, जो मैंने बताया। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब आगे जो हमारे टॉपिक चलेंगे
उन पे भी आप नज़र बनाए रखें। और बस यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एक दूसरे को और पढ़ते रहें मेहनत के साथ। धन्यवाद।